बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के 5 मॉडल्स को स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हम इनको जो है वो डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के साथ। और इसमें हम देखेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या रोल प्ले किया था, उनका क्या वर्क है एटॉमिक मॉडल में, उन्होंने क्या क्या जो है वो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको देखेंगे, और किस तरह से एटॉमिक मॉडल के अंदर जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ मॉडिफिकेशन आएंगी थी, किस तरह से और क्या क्या डेवलपमेंट्स आई थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जल्दी से इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी था, इसलिए मैंने इसको 3 वीडियोस में कवर किया है। इन तीनों वीडियोस को देखने के बाद इंशाल्लाह आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एटम। एटम है क्या? एटम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर। मैटर का बेसिक यूनिट है, जिसको हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। ठीक है, अब मैटर क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ सम मैस एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। जिसका कोई ना कोई मैस होता है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हर वो चीज़ मैटर होती है। अब मैटर के ऊपर मेरी प्रीवियस वीडियो भी है जिसमें हमने मैटर को बड़ी जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस किया था, उसकी क्लासिफिकेशन की डिटेल डिस्कशन हुई थी। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम एटम की एग्जांपल लें कि अगर हमारे पास वाटर है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वाटर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना हुआ होता है। अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम्स के मिलने से बना हुआ होते हैं। ठीक है, एटम्स क्या, हम यहाँ पे इनर स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। इनर स्ट्रक्चर को देखेंगे कि उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है वो एटम का क्या साइज़ है। एटम बजाते खुद जो है वो एक छोटू सा पार्टिकल है जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कितना छोटा होगा, इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एक छोटा जो है वो बॉल है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द अगर हम जो है वो 5 किलोमीटर्स का एक दायरा बना देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं, तो उस 5 किलोमीटर के सर्कल के अंदर जितना छोटू सा बॉल होगा इतना ही छोटू सा हमारे एटम के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है। अब उस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाया हुआ होता है। ठीक है, ये तो था हमारे पास जो है वो मॉडर्न मॉडल। ठीक है, मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी मैटर से, और शुरुआत की किसने थी? ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने की थी। ग्रीक फिलोसफर्स का क्या कहना था? उनका ये कहना था कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी क्या है? मैटर है। मैटर को उन्होंने कहा कि अगर हम डिवाइड करते जाएं तो हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर आ जाता है, जो कि हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं। उनको उन्होंने बेसिक यूनिट का नेम दे दिया। बेसिक यूनिट के बारे में उनके क्या थाट्स थे? उनके ये ख्यालात थे कि वो जो बेसिक यूनिट है उसको फर्दर जो है वो हम कट नहीं कर सकते, उसको फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। मीन्स कि वो क्या होते हैं? इंडिविजिबल होते हैं। इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि ग्रीक फिलोसफर्स का ये मानना था कि हमारे इर्द गिर्द सारा क्या है? मैटर है। मैटर की अगर हम डिवीजन करते जाएँ तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आते हैं जिनको उन्होंने बेसिक यूनिट्स कहा था। बेसिक यूनिट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? इंडिविजिबल होते हैं। नेक्स्ट, ग्रीक फिलोसफर्स के बाद जो हमारे पास साइंटिस्ट थे वो थे डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर, जो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर था, उसको उन्होंने नेम दिया था। और नेम क्या दिया था? एटम्स का नेम दिया था। एटम का मतलब क्या होता है? इंडिविजिबल। अब उन्होंने जो मॉडल दिया था ये मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। उन्होंने कहा था कि एटम्स जो होते हैं ये हार्ड और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम फर्दर जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। मीन्स के ये क्या होते हैं? इंडिविजिबल होते हैं। सो डेमोक्रिटस ने थोड़ा सा अपना जो है वो
ख़यालात थे उनको उन्होंने एक थ्योरी की फॉर्म में अरेंज कर दिया और उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसको जो है वो डेमोक्रिटस एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। डेमोक्रिटस खुद ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे और उन्होंने अपनी थ्योरी में जो 3 स्टेटमेंट्स दी थी उनको हम वन बाय वन देखते हैं। ही नेम्ड द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर। उन्होंने स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर को क्या नेम दिया था? एटमोस। एटमोस का नेम दिया था। एटमोस जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नॉट टू बी कट, जिसको हम फर्दर जो है वो कट नहीं कर सकते, वो इनडिविजिबल होता है। नंबर 2 पे जो उनकी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि एटम्स आर स्मॉल हार्ड पार्टिकल्स दैट आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, जो कि सेम मटेरियल के मिलने से बने हुए होते हैं एंड और जो डिफरेंट आ जाता है वो उनकी शेप और साइजेस होते हैं। ठीक है, मतलब उनका ये कहना था कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटू और हार्ड होते हैं और वो एक ही तरह की चीज़ के मिलने से बने हुए होते हैं सारे एटम्स, और उनकी बस साइजेस और शेप्स जो होते हैं वो डिफरेंट होती हैं। नंबर 3 पे उन्होंने कहा था कि इस दुनिया के अंदर जो है वो इन्फिनिट नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं, ढेर सारे एटम्स होते हैं। वो एटम्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं और उनकी एबिलिटी होती है कि वो आपस में ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन होकर वो कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो इनकी तीनों स्टेटमेंट्स थी ये बाद में इनको डिस्कार्ड कर दिया गया था, इनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। रिजेक्शन की क्या वजूहत थी, क्या रीजंस थे जिनकी बेसिस पे जो है वो इनके काम को रिजेक्ट कर दिया गया था? सबसे जो मेन रीज़न था वो ये था कि डेमोक्रिटस हैड नो वे टू आंसर द चैलेंजेस टू हिज आइडियाज़ एंड हिज थ्योरी वाज इवेंचुअली रिजेक्टेड। कि उनके जो स्टेटमेंट्स थी उनसे जो क्वेश्चंस अराइज हुए थे, जो चैलेंजेस अराइज हुए थे उनके बारे में उनका मतलब उनको आंसर ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो है वो उनका काम रिजेक्ट हुआ था। जो पहला क्वेश्चन अराइज हुआ था वो ये था कि एटम्स अगर मूव करते हैं तो क्या वजूहात हैं या कौन से फोर्सेस हैं उसके पीछे जिसकी वजह से वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे जो है चैलेंज था जो उनको फेस करना पड़ा वो ये था कि अगर एटम्स ज्वाइन होते हैं, आपस में ज्वाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वो कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि एटम्स को ज्वाइन करे हुए होती है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस के थे जिनका वो आंसर नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनका काम रिजेक्ट हो गया। नंबर 2 पे जो मेन और इम्पोर्टेंट रीज़न थी वो ये थी, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट दीज आइडियाज़ वाज जस्ट दैट आइडियाज़। वो सिर्फ आइडियाज़ थे, वो आइडियल वर्क था, उसके पीछे कोई साइंस नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया था उन्होंने जिसके रिजल्ट्स में उन्होंने ये 3 स्टेटमेंट्स दी हों। सो जो उनके पास अपने काम का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो जैसे ही डेमोक्रिटस का वर्क रिजेक्ट हुआ तो उसके बाद अरिस्टोटल साइंटिस्ट थे जो कि बहुत ही पुराने थे, उनके एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था, तो उनके आइडियाज़ जो हैं वो प्रिवेल होने लग गए। उनका क्या आइडियाज़ थे, उनका क्या एटॉमिक मॉडल और स्ट्रक्चर था, वो ये था कि अरिस्टोटल ये कहते थे कि जो हमारे इर्द गिर्द सारे का सारा मैटर है वो 4 एलिमेंट्स के मिलने से बना हुआ होता है। नंबर 1 पे अर्थ, नंबर 2 पे एयर, नंबर 3 पे फायर, नंबर 4 पे वाटर। तो ये वो चारों एलिमेंट्स हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है। मतलब अगर हम अदर वर्ड्स में देखें तो उन्होंने बिल्कुल जो है वो डिनाई कर दिया था एटम की एग्जिस्टेंस से, यानी उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारे पास जितना भी मैटर है वो 4 एलिमेंट्स के मिलने से बना हुआ होता है। थोड़ा सा इसको जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अरिस्टोटल थ्योरी मेड अ ग्रेट जनरलाइजेशन ऑफ ऑल द मैटर बीइंग मेड अप ऑफ द 4 एलिमेंट्स फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। के 4 एलिमेंट्स के मिलने से मैटर बना हुआ होता है। एंड ही बिलीव दैट देयर आर 4 क्वालिटीज़ टू दीज एलिमेंट्स, के इन एलिमेंट्स की 4 क्वालिटीज़ होती हैं। नंबर 1 ड्राइनेस, नंबर 2 हॉटनेस, नंबर 3 कोल्डनेस एंड नंबर 4 पे मॉइस्टनेस। डायग्रामेटिकली इसको जो है वो शो करवाया गया है। ये देखें, the 4 building blocks fire, earth and water and air are the building blocks of the matter। ये शो किए गए हैं कॉर्नर्स पे। ठीक है, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे उन्होंने जो है वो एलिमेंट्स को शो किया है, और बाकी के जो 4 कॉर्नर्स हैं एक और स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे उन्होंने उनकी जो है वो 4 क्वालिटीज़ को जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। देखें, अगर हम फायर को लेते हैं, फायर की भी 2 क्वालिटीज़ हैं, हॉट भी होती है और ड्राई भी होती है। इसी तरह अगर हम वाटर को लें तो ये कूल भी होती है और वेट भी होती है। अर्थ को लें तो ये ड्राई भी होती है और कूल भी होती है। एयर को अगर हम देखें तो एयर की भी 2 क्वालिटीज़ हैं, हॉटनेस एंड वेटनेस। सो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं चारों एलिमेंट्स की, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स उस टाइम में समझा जा रहा था कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के। मैटर जो है वो एटम्स के नहीं बल्कि
इन चारों एलिमेंट्स के मिलने से बना हुआ होता है। सो जब डेमोक्रिटस का वर्क रिजेक्ट हुआ था तो उसके 2000 साल तक लोग यही समझते रहे कि अरिस्टोटल के आइडियाज़ जो हैं वो ट्रू हैं, और जो है वो हमारे पास हर चीज़, हर सारा मैटर जो है वो 4 एलिमेंट्स हवा, पानी, मिट्टी और आग के मिलने से बना हुआ होता है। लेकिन बाद में अरिस्टोटल की थ्योरी भी जो है वो डिसप्रूव हो गई थी, वो गलत साबित हुई थी जब सर जॉन्स ने एटम को स्टडी किया और अपना एक मॉडल दिया था जिसको सर जॉन्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल जो है वो जिन पॉइंट्स की बेस पे दिया था वो ये था कि जॉन डाल्टन रिकग्नाइज दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एटम, कि उनको सिर्फ उसी वक्त हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हमारे पास एटम होगा। मतलब इस पॉइंट से उन्होंने ये कह दिया था कि अरिस्टोटल के आइडियाज़ जो हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, उनकी कोई गल बात नहीं है, वो गलत हैं, उनको डिस्कार्ड कर दिया, उनको फेल कर दिया। उन्होंने कहा था कि मैटर जो है हवा, पानी, मिट्टी और आग की बजाय एटम्स के मिलने से बना हुआ होता है। सो ही डेवलप्ड हिज थ्योरी अबाउट द एटम नाउन एज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एंड द मेन पोस्टुलेट ऑफ द थ्योरी वाज ऑल द मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, के सारा मैटर जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होने से बना हुआ होता है, और वो एटम्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। ठीक है, आगे इनके कुछ जो मेन पोस्टुलेट्स थे वो ये थे, ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ द टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स, के जितना भी मैटर है वो छोटू छोटू से इंडिविजिबल, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उन पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ होता है। उन पार्टिकल्स को उन्होंने नेम दिया एटम्स का। फिर नंबर 2 पे उन्होंने कहा था, जो स्टेटमेंट दी थी वो ये थी कि एटम्स कैन बी अरेंज्ड, रीअरेंज्ड, कंबाइंड और सेपरेटेड इन अ केमिकल रिएक्शन, के उनको हम केमिकल रिएक्शन में रीअरेंज भी कर सकते हैं, उनको कंबाइन भी कर सकते हैं और उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। नंबर 3 पे उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी वो ये थी कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं। ठीक है, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सब एटम्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी, वो आइडेंटिकल होंगे इन द सेंस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, इन द सेंस ऑफ देयर साइज, इन द सेंस ऑफ देयर मास, वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे पास जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स हों, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं, कभी भी सेम नहीं होती। उनके साइज़, उनका शेप, उनका मास और उनकी सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। नंबर 4 पे उन्होंने कहा था कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, फर्दर मोर एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स, के उन्होंने ये यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है वो वे किया है जो कि ये कहता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनका मास हमेशा प्रोडक्ट की मास के इक्वल होता है। यानी ड्यूरिंग रिएक्शन हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही क्रिएट होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे होते हैं। उनका मास जो है आफ्टर द रिएक्शन भी सेम रहता है। नंबर 5 पे उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन विद ईच अदर इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियोज इन ऑर्डर टू फॉर्म द कंपाउंड्स। उन्होंने कहा था कि एटम्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं और हो सकते हैं ज्वाइन, और वो एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो से जो है वो ज्वाइन होते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो से आपस में ज्वाइन होकर कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। ये थे सर जॉन्स डाल्टन, ये इंग्लिश केमिस्ट थे, और इन्होंने अपना ये जो थ्योरी है जिसके मेन पोस्टुलेट्स अभी हम पढ़ रहे थे ये इन्होंने प्रपोज़ की थी 1803 में, और उनका जो प्रपोज्ड मॉडल है एटम का वो ये है, जिसमें उन्होंने डाल्टन की तरह उन्होंने भी यही कहा था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, हार्ड है। तो लेकिन ये थोड़ी सी थ्योरी इनकी जो है वो डेमोक्रिटस के मुकाबले में डाल्टन की जो थ्योरी है थोड़ी सी बेटर थी। वो किस लिहाज से बेटर थी कि उनका जो मॉडल था वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे था। ठीक है, उनके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स थे, एक्सपेरिमेंट्स की रिज़ल्ट में उन्होंने पोस्टुलेट दिए थे। सो जितना भी उनका जो वर्क था उसके पीछे एक जो है वो साइंस थी, कुछ रीजंस थी उनके पास। ठीक है, लेकिन बाद में जो है वो डाल्टन की थ्योरी भी जो है वो फेल हो गई थी। उसके पीछे क्या रीजंस थे, किन वजूहात की बेस पे जो है वो फेल हुई थी, वो ये है कि नंबर 1 पे तो इट डज़ नॉट अकाउंट फॉर द सब एटॉमिक पार्टिकल
पार्टिकल्स के। जो डाल्टन की थ्योरी है वो हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में नहीं बताती। मींस के डाल्टन का जो मेन पास्टुलेट था वो यही था कि एटम इज़ इनडिविजिबल। एटम क्या है? इनडिविजिबल है, जिसको हम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सके। तो ये जो मेन पास्टुलेट ऑफ द थ्योरी वाज डिस्कार्डेड, वाज फेल्ड कम्प्लीटली। वो जो है वो डिस्कार्ड हो गया था, फेल हो गया था, उसको जो है वो डिसप्रूव कर दिया गया था जब जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो जैसे ये डिस्कवर हुए थे तो हमारे पास जो डाल्टन का जो पास्टुलेट था या डाल्टन की थ्योरी जो थी वो गलत साबित होना शुरू हो गई। फिर जो दूसरे नंबर पे ये था कि जो डाल्टन की थ्योरी हमें आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताती। आइसोटोप्स होते क्या हैं? ये एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनके मैसेज डिफरेंट होते हैं और उनके एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, अब देखें कि उनके जो डाल्टन का जो पॉइंट था, उन्होंने ये कहा था कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो अपने हर लिहाज से सेम होते हैं। अपने जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं, उनके मैसेज भी सेम होते हैं और उनकी जो साइज़ होता है वो भी सेम होता है। तो ये जो पॉइंट था उनका गलत साबित हो गया था जब आइसोटोप्स जो है वो डिस्कवर हुए थे, क्योंकि आइसोटोप्स जो होते हैं उनके मैसेज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जब किसी एटम्स के मैसेज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं तो वो जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। अब देखें हाइड्रोजन के जो प्रोटियम आइसोटोप है इसका एटॉमिक मास 1 है, ड्यूट्रियम का 2 है एंड ट्रिटियम का 3 है। एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं, जिसकी बेस पे उनके जो है वो उस पास्टुलेट को डिस्कार्ड किया गया। फिर नंबर 3 पे आइसोबार्स का कोई भी आइडिया उन्होंने नहीं दिया था। आइसोबार्स होते क्या? आइसोबार्स वो एटम्स होते हैं, वो डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनके मैसेज सेम होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स जो होते हैं उनके मैसेज कभी भी सेम नहीं हो सकते, और अगर मैसेज सेम नहीं हो सकते तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो उनका ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल गलत साबित हो गया था, इसको डिसप्रूव कर दिया गया था, ये फेल हो गया था जब आइसोबार्स डिस्कवर हुए। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है आइसोबार्स की, आर्गोन और कैल्शियम। आर्गोन का एटॉमिक मास 40 दिया गया है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है। अब दोनों के मैसेज दोनों हैं तो डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, मैसेज जो हैं वो उनके सेम है। जब मैसेज सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? सेम है। नंबर 4 पे एलोट्रोपी। एलोट्रोपी के बारे में या एलोट्रोप्स के बारे में जो डाल्टन का मॉडल है उसने कुछ भी नहीं बताया था। एलोट्रोप्स होते क्या हैं? ये एक एलिमेंटल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की। ये एलिमेंट के जब एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं नेचर में। ठीक है, एक ही एटम होता है, ठीक है, अगर वो एक ही एटम डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता हो अपनी सेम फिजिकल स्टेट में, तो वो जो एटम्स की डिफरेंट फॉर्म्स होंगी वो उस एटम्स की क्या होंगी? एलोट्रोप्स होंगी। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं एटम्स की, ये बनती क्यों है? ये एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट से बनी हुई होती है। एटम वही होता है, बस उसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स जो होती है, मैनर ऑफ अरेंजमेंट वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम कार्बन की एलोट्रोप्स के बारे में बात करते हैं तो कार्बन के बहुत से एलोट्रोप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो डायमंड और ग्रेफाइट है। डायमंड को अगर हम देखें तो डायमंड के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, और जो ग्रेफाइट है उसके अंदर जो है वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है कार्बन एटम्स की, और वो जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की वो एक शीट की फॉर्म में होती है। तो जो हमारे पास थ्योरी है डाल्टन की वो हमें एलोट्रोपी के बारे में कोई आइडिया नहीं देती। ओके, जहाँ इसके जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स थे इस मॉडल के, वहीं इस मॉडल के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे। वो ये थे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के आर नॉट वायोलेटेड बाय द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। के जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो इन तीनों लॉज को ओबे करती है, उनको जो है वो वायोलेट नहीं करती।
अगर हम देखें तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो ये कहता है कि अगर हम मैटर लेते हैं, चाहे वो डिफरेंट सोर्सेज से ही क्यों ना लिया हो, उस मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की जो प्रोपोर्शन होती है, कि उनकी जो रेशो होती है वो हमेशा सेम होती है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर हम एक पानी का एक गिलास लेते हैं सी वाटर से, ठीक है, और अगर हम पानी का एक गिलास लेते हैं लेक से, अब ये दोनों हैं तो पानी, ठीक है एक ही चीज़, लेकिन इनके अंदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस होता है उनके साल्ट की कंसंट्रेशन का। जो सी वाटर है उसके अंदर साल्ट ज़्यादा होता है, लेक वाटर के अंदर थोड़ा सा साल्ट जो है वो उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। लेकिन अगर हम इस साल्ट की कंसंट्रेशन को इग्नोर करें और इसके अंदर जो है वो एटम्स की रेशो देखें, तो एटम्स की रेशो हमेशा 1:8 रहेगी। मतलब इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन का मैस हमेशा 1 होगा। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और एक एटम का मैस 1 है, और ऑक्सीजन के जो हमारे पास जो है वो एक एटम है, उसका जो जो एटॉमिक नंबर है या फिर वो है 8, ठीक है। अब क्या होता है कि हमेशा पानी चाहे जिस सोर्स से भी लिया हो, ये रेशो जो एटम्स की जो पानी के अंदर होगी वो हमेशा क्या होगी, 1:8 ही रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि एक अगर रिएक्शन होता है, रिएक्शन जो है उसमें बिफोर द रिएक्शन जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनका जो मास होता है, उसका जो सम होता है वो प्रोडक्ट की मास के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो एग्जांपल से आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखें यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो बना है, ठीक है। और जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें हमारे पास जो है वो एक एटम ऑक्सीजन का है जिसका मास 16 एटॉमिक मास यूनिट है। 2 एटम जिसमें हाइड्रोजन के हैं जिनका टोटल मास 2 एटॉमिक मास यूनिट है। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल मास जो होता है वो क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। और अगर रिएक्टेंट्स का मास 18 है तो प्रोडक्ट का जो मास है वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 18 है, आ रहा है। 10 एटॉमिक मास यूनिट है, तो इट मीन्स कि हमारे पास ये क्या ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। नंबर 3 पे जिस लॉ को वो ओबे करता है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी एक ही तरह का जो एटम्स हैं, यानी अगर हमारे पास जो है ऑक्सीजन है, ठीक है, उसको हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। इसी तरह उसी ऑक्सीजन को लेंगे, अगर उसको हम एक एटम ऑफ कार्बन के एटम के साथ कंबाइन करेंगे तो वही ऑक्सीजन का एटम क्या बना रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होगा। मींस के एक ही तरह के एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोपोर्शंस में डिफरेंट एटम्स के साथ मिलकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो हमें बना रहे होते हैं। इसको जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ये इसका एक मेरिट था कि ये तीनों लॉज को जो है वो ओबे करता है। नंबर 2 पे ये मॉडल जो होता है ये हमें एलिमेंट और मॉलिक्यूल के दरमियान में जो है वो डिफरेंस बता रहा होता है, ठीक है। एलिमेंट को ये डिफ़ाइन करता है, एलिमेंट इज़ द प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी केमिकल और फिजिकल मीन्स के, जिसको फर्दर जो है वो किसी भी केमिकल या फिजिकल मेथड से उसको फर्दर सिंपल नहीं कर सकते, सिंपल सब्सटेंस में उसको जो है वो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि जो एलिमेंट होता है वो एक ही तरह के एटम्स के मिलने से बना होता है जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। जबकि दूसरी तरफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स या फिर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स के मिलने से बने हुए होते हैं। और वो जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं वो आपस में केमिकली कंबाइन होके जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। नंबर 2 पे इसका पॉइंट देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेम और डिफरेंट एटम्स दैट आर केमिकली बाउंड टुगेदर। ये एक ही तरह के या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के मिलने से जो है वो हमारे पास बन रहे होते हैं। अब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स आपस में कंबाइन होकर एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। इसी तरह हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम्स के मिलने से बनते हैं, जैसे कि NaCl कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम है और क्लोरीन है, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं केमिकली और वो NaCl बना रहे हैं। इसी तरह NaOH कास्टिक सोडा है। इसी तरह जो वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ होते हैं। ये सारे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहीं तक था ये हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह
बाकी के जो मॉडल्स हैं वो उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।